दोस्तों भारत की नदियों में आज अपन बात करेंगे। भारत की नदियों में दोस्तों आज अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत की नदियों को उद्गम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 हिमालय से निकलने वाली नदियां और नंबर 2 प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियां अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली भी 3 बड़ी नदियां जो अपन प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां भी अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अन्य नदियों के बारे में। दोस्तों उसमें अन्य नदियों में और सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी आती है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, उसमें दोस्तों नाम आता है नर्मदा नदी का। दोस्तों आज अपन नर्मदा नदी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। नर्मदा नदी, हाँ दोस्तों नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, बिल्कुल दोस्तों इस नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उद्गम की बात करें दोस्तों, इस नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ी। और दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ी में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैक्काल श्रेणी। मैक्काल श्रेणी। और दोस्तों ये दोनों जो पहाड़ी या श्रेणी जो हैं ये पड़ती हैं एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों 2 राज्यों में विस्तृत हैं अमरकंटक की पहाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल रंजन जी, बिल्कुल अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से, हाँ बिल्कुल बलदेव जी, एमपी में पड़ती हैं अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी मैक्काल श्रेणी एमपी मध्य प्रदेश। दोस्तों यहां से निकल करके एमपी मध्य प्रदेश में मैक्काल की पहाड़ियों से निकलकर, मैक्काल श्रेणी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके नर्मदा जो नदी है ये बहती है। इसके प्रवाह की अगर अपन बात करें दोस्तों, ये नदी बहती है सबसे पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। दोस्तों उसके बाद में नदी जाती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में गुजरात। दोस्तों बिल्कुल ये 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्य होंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। 3 स्टेटों में बहने वाली नर्मदा नदी की दोस्तों हाँ कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, लेकिन लास्ट में इसका विसर्जन हो जाता है। हाँ 3 राज्यों में बहने के बाद में दोस्तों इसका विसर्जन हो जाता है खंबात की खाड़ी में। दोस्तों ये जाकर के गिरती है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और दोस्तों ये खंबात की खाड़ी पड़ती है अरब सागर में। दोस्तों ये अरब सागर का भाग है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर के इसका विसर्जन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहादुर जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी से संबंधित था जो आपको बताएंगे भैया आगे। बिल्कुल हाँ, इसका विसर्जन होता है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई की अगर मैं बात करूं, लंबाई की बात की जाए दोस्तों इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिल्कुल पूनम जी, बिल्कुल विकी डांगी 1312, बिल्कुल पूजा मीणा जी, बिल्कुल 1312 इसकी लंबाई है। हाँ बिल्कुल बहादुर जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रणजीत जी, बिल्कुल आपको मैप से समझाएंगे। 1312 यानी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो एक बार दोबारा से आप देखेंगे दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मैक्काल श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और विसर्जन इसका होता है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी दोस्तों अरब सागर का भाग है, खंबात की खाड़ी। लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। बिल्कुल 1312 किलोमीटर। हाँ दोस्तों एक बार इतना इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। विसर्जन, उद्गम और प्रवाह, बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल हाँ महेश पारिक, बिल्कुल 1312 किलोमीटर की लंबाई है। हाँ बिल्कुल सेंचुरी बनाती है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप।
बिल्कुल दोस्तों, जहां से निकलती है ये नर्मदा नदी। डायग्राम में इसको समझते हैं दोस्तों। तो ये है नर्मदा और जिसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल श्रेणी एमपी मध्य प्रदेश। बिल्कुल, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश। यहां से अमरकंटक की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश में बहने के बाद में महाराष्ट्र और इधर बात करें दोस्तों आ जाएगा गुजरात, और महाराष्ट्र गुजरात में बहने के बाद में अंत में इसका विसर्जन हो जाता है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का भाग है। दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है, हाँ बिल्कुल रवि सुमन जी, बिल्कुल सर्वाधिक प्रवाह इसका एमपी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा बहती है। बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक झरना ये बनाती है, बहुत ही सुंदर झरना यहाँ पर बनाती है मध्य प्रदेश में, और दोस्तों उस झरने का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश। दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों याद रखेंगे, नर्मदा जो नदी है ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल पतराम जी, बिल्कुल सारी चीजें आपको बताएंगे, बिल्कुल सारे बांध बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो एक बार आपको इतना सा याद करना है कि नर्मदा नदी किस जलप्रपात का निर्माण करती है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध की। दोस्तों अगर बांधों की बात करते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी पर तीन बड़े बांध वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीन बांध जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों, हाँ, मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है इंदिरा बांध। बिल्कुल, इंदिरा बांध जिसको नाम दिया गया है इंदिरा बांध। हाँ दोस्तों, एक बांध है जिसका नाम दिया गया है ओंकेश्वर बांध। दोस्तों एक बांध है जिसका नाम दिया गया है सरदार सरोवर बांध। बिल्कुल दोस्तों, तीन बांध वेरी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों, जिसमें नंबर 1 इंदिरा बांध, नंबर 2 ओंकेश्वर बांध, नंबर 3 सरदार सरोवर बांध। दोस्तों तीनों बांधों के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों इंदिरा बांध जो है ये पुनासा में पड़ता है, पुनासा एमपी में बना हुआ है, पुनासा एमपी में। दोस्तों इंदिरा बांध बना हुआ है पुनासा एमपी,
बिल्कुल, हाँ, एमपी में पुनासा के निकट एमपी में बना हुआ है इंदिरा बांध। दोस्तों दूसरा बांध है जिसका नाम है ओंकेश्वर बांध। दोस्तों ये ओंकेश्वर बांध बना हुआ है खंडवा, एमपी, मध्य प्रदेश में। ये खंडवा के पास में मध्य प्रदेश। हाँ, और दोस्तों तीसरा बांध बना हुआ है, तीसरा बांध बना हुआ है नौगांव, और दोस्तों नौगांव पड़ता है गुजरात में। तीनों बांधों की लोकेशन मैंने आपको बताई है, एक बार दोबारा से इसको दोहराएंगे। बिल्कुल, इंदिरा बांध पुनासा एमपी मध्य प्रदेश, ओंकेश्वर बांध खंडवा एमपी मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर बांध नौगांव गुजरात। दोस्तों तीनों बांधों में दोस्तों बिल्कुल सबसे बड़ा बांध, हाँ बिल्कुल दोस्तों बड़े बांध यही है, इसके अलावा बहुत सारे बांध भी इसके ऊपर बने हुए हैं, लेकिन बड़े जो बांध हैं वो यही है। सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध। बिल्कुल सबसे बड़ा है सरदार सरोवर बांध, जो है वो सबसे बड़ा बांध है। बिल्कुल अनिल जी, सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा बांध है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ओंकेश्वर बांध की। दोस्तों ये जो ओंकेश्वर बांध है, ओंकेश्वर बांध अपने जल सत्याग्रह के लिए, दोस्तों जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो बांध है ये जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ओंकेश्वर बांध। दोस्तों बिल्कुल इस बांध को जब बनाया गया उस टाइम पर यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जल सत्याग्रह शुरू किया गया था। बिल्कुल जल सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया गया था, ओंकेश्वर बांध। तो यहां पर प्रश्न आता है एग्जाम में दोस्तों कि कौन सा बांध जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए ओंकेश्वर जो बांध है ये जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल रणजीत जी, बिल्कुल आपको मैप में भी समझाएंगे, भारत के मैप में भी एक बार इन बांधों के बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल हाँ, तो एक बार दोबारा से देखेंगे, प्रश्न आ जाए कि कौन सा बांध अपने भारत का कौन सा बांध अपने जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए ओंकेश्वर बांध जो है ये जल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये ओंकेश्वर बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर, तो नाम होगा नर्मदा नदी। कौन से स्थान पर, तो खंडवा एमपी मध्य प्रदेश में। हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में सबसे ज्यादा डिटेल से अगर कोई प्रश्न आता है एग्जाम में तो वो सरदार सरोवर बांध से, सरदार सरोवर बांध। दोस्तों मैं आपको सरदार सरोवर बांध, बिल्कुल सरदार सरोवर बांध के बारे में मैं आपको, हाँ सरदार सरोवर बांध के बारे में आपको दोस्तों डिटेल से बता रहा हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर। बिल्कुल दोस्तों सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध, तो बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध जो है, ये बांध सरदार सरोवर बांध दोस्तों ये बनाया गया है नौगांव में, नौगांव, और नौगांव पड़ता है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध नौगांव गुजरात में बनाया गया है। बिल्कुल सरदार सरोवर बांध। दोस्तों ये जो सरदार सरोवर बांध है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यादव भागलपुर जी, बिल्कुल ये गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन। वैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आधारशिला इसकी जो है, आधारशिला यानी कहने का मतलब बांध शुरू किया गया था दोस्तों 1967 में। आधारशिला दोस्तों इसकी रखी गई थी 1967 में। 1967 में बांध बनने का कार्य शुरू किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, हाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बिल्कुल 1967 में। हाँ बिल्कुल दोस्तों, और राष्ट्र को समर्पित, या जिसको मैं कहूं इसका उद्घाटन दोस्तों इसका उद्घाटन जो है, उद्घाटन किया गया था 17 सितंबर 2017 में। दोस्तों 17 सितंबर 2017 में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों इसका उद्घाटन करके और राष्ट्र को समर्पित किया गया।
राष्ट्र को समर्पित किया गया? बिल्कुल यहां से प्रश्न आता है, बिल्कुल यहां से प्रश्न आता है कि सरदार सरोवर बांध को कब राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो डेट तारीख आएगी 17 सितंबर 2017। प्रश्न आ सकता है सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कब किया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका दोस्तों उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये जो सरदार सरोवर बांध है, इस बांध के द्वारा लाभान्वित राज्य जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है लाभान्वित राज्य। सरदार सरोवर बांध के द्वारा लाभान्वित राज्य दोस्तों, इस बांध के द्वारा सर्वाधिक जो लाभ है वो गुजरात को हो रहा है दोस्तों। गुजरात, एमपी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दोस्तों इस बांध से लाभान्वित चौथा राज्य है राजस्थान। दोस्तों एक बार दोबारा से आप इसको देख लेंगे, लाभान्वित राज्य से संबंधित यहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में लाभान्वित राज्यों के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं यहां पर दोहरा रहा हूं, देखेंगे सरदार सरोवर बांध नवगांव गुजरात में है। इसकी आधारशिला रखी गई थी 1967 में, जबकि इसका उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2017 को। दोस्तों इस बांध को पूरा करने में मात्र 50 वर्षों का समय लगा। हाँ, 50 वर्षों के बाद में ये बांध कंप्लीट हुआ दोस्तों। बिल्कुल हाँ, इसका उद्घाटन किया गया श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। दोस्तों 4 राज्यों को इसका लाभ वर्तमान में मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, राजस्थान को कैसे लाभ हो रहा है इसके बारे में बिल्कुल बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल यादव भागलपुर जी, बिल्कुल यहां पर सरदार सरोवर बांध की मूर्ति यहां पर बनाई गई है। बिल्कुल यहां पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से और बता रहा हूं। देखिए दोस्तों ये बांध जो है, इस बांध को बनने में 50 वर्षों का समय लगा। क्यों लगा, उसकी वजह क्या थी वो देखना। हाँ दोस्तों, ये जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई को लेकर विवाद रहा। इसकी ऊंचाई को लेकर विवाद चलता रहा और इसकी ऊंचाई को लेकर के विवाद रहा और उस विवाद को लेकर के बांध को बनने में इतना टाइम लग गया। दोस्तों ऊंचाई को लेकर विवाद ये था, मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई जो है वो 535 फीट निर्धारित की गई दोस्तों। 535 फीट निर्धारित की गई। लेकिन दोस्तों बाद में इसकी ऊंचाई को लेकर के विवाद छिड़ा कि इसकी ऊंचाई को लेकर के मेधा पाटेकर द्वारा इसकी ऊंचाई को लेकर के मेधा पाटेकर द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था 1985 में। बिल्कुल 1985 में शुरू किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1985 में शुरू किया गया। बिल्कुल विक्की डांगी जी, बिल्कुल 1985 में। राजूराम भामू, बिल्कुल 1985 में इसकी शुरुआत की गई नर्मदा बचाओ आंदोलन और यह चलाया गया था किसके द्वारा? मेधा पाटेकर द्वारा। हाँ, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था, हाँ बिल्कुल प्रवीण सिंह जी राठौर, बिल्कुल इसका मुख्य उद्देश्य था कि बांध की ऊंचाई जो है वो कम की जाए। दोस्तों उसके बाद में मामला इसका सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला जाने के बाद में दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है, वर्तमान जो इसकी ऊंचाई है और ये इसकी ऊंचाई दोस्तों तय की गई वर्तमान में 460 फीट इसकी ऊंचाई। वर्तमान में इसकी ऊंचाई है दोस्तों 460 फीट। दोस्तों यहां पर इस बांध के बारे में एक लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और वो लाइन ये है कि दोस्तों इस बांध को लेकर के, सरदार सरोवर बांध को लेकर के
हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आमरण अनशन किया था इस बांध की ऊंचाई को लेकर के, इस बांध का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाँ, नरेंद्र मोदी द्वारा आमरण अनशन किया गया था दोस्तों, आमरण अनशन शुरू किया गया था दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मोदी चाहते थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि ये बांध जल्दी बने और बांध बनकर के गुजरात को पानी की आपूर्ति हो, इसलिए बांध का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आमरण अनशन किया गया था। तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा और उसके बाद में निर्माण कार्य पुनः इसको चालू करना पड़ा। जबकि एक तरफ इसका विरोध कर रही थी मेधा पाटेकर, जिन्होंने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। बिल्कुल दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। हाँ दोस्तों, इसी बांध के किनारे सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों, इसी बांध के किनारे सरदार सरोवर जो बांध है, इसके किनारे दोस्तों, इसके किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, इसी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों। बिल्कुल लोहे की मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की मूर्ति इसी के किनारे बनाई गई है। बिल्कुल इसके किनारे, इस सरदार सरोवर बांध के बिल्कुल किनारे बनी हुई है विश्व की सबसे ऊंची लोहे की मूर्ति, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और यह मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों। बिल्कुल इसकी ऊंचाई जो है, इस मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर है दोस्तों, 182 मीटर, हाँ 182 मीटर। और दोस्तों बिल्कुल अगर फिट में आ जाए, हाँ फिट में आ जाए तो 597 फीट है दोस्तों। फीट में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो 597 फीट बिल्कुल। जबकि अगर मीटर में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ दोस्तों बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राजपाल मीणा जी, बिल्कुल थैंक यू आपको। हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक बार दोबारा से देखेंगे। सरदार सरोवर जो बांध है, इसके किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लोहे की मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर, या जिसको कहते हैं 597 फीट दोस्तों। ये बिल्कुल अगर नदी का नाम पूछ लिया जाए तो दोस्तों नर्मदा नदी अगर पूछ ली जाए तो कौन सी नदी आएगी? नर्मदा नदी। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसका उद्घाटन दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया था 30 अक्टूबर, हाँ बिल्कुल 30 अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था, 30 अक्टूबर 2018। बिल्कुल दोस्तों 30 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया और नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल 30 अक्टूबर 2018। हाँ बिल्कुल विकी डांगी जी, बिल्कुल डभोई एमपी नाम के स्थान से इसका उद्घाटन किया गया था, डभोई एमपी से। बिल्कुल हाँ दोस्तों, एक बार इसको दोबारा से दोहराएंगे आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट है, और यह नर्मदा नदी के किनारे। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था 30 अक्टूबर 2018 को, और उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, बिल्कुल इसका उद्घाटन किया गया था। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल शिवराज सिंह जी, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बिल्कुल इसको कहते हैं भारत का लौह पुरुष। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसको लौह पुरुष कहा जाता है। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे।
हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें, हाँ उसके बाद में बात करें सरदार सरोवर बांध के द्वारा राजस्थान कैसे लाभान्वित हो रहा है, यह बात मैं यहां पर आपको बता रहा था कि राजस्थान कैसे, राजस्थान कैसे इससे लाभान्वित हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर यह बांध बनाया गया है जिसका नाम है, बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। दोस्तों ये जो सरदार सरोवर बांध है ये कौन सी नदी पर, तो नदी का नाम आएगा नर्मदा नदी। हाँ दोस्तों, यहां से बिल्कुल एक नहर यहां से निकाली गई है, बिल्कुल रंगीजी की विशेषता सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक बार बांध के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेंगे आप। यहां पर इस सरदार सरोवर बांध से दोस्तों एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम है, एक नहर निकाली गई है और उस नहर का भी नाम है नर्मदा नहर, नर्मदा नहर। दोस्तों ये नहर निकाली गई है यहां से, नर्मदा नहर। दोस्तों इस नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान को पानी की आपूर्ति होती है। दोस्तों राजस्थान के 2 जिले, जिसमें एक आता है नंबर 1 जालोर और नंबर 2 आता है दोस्तों बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के कौन कौन से जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के कौन कौन से जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जालोर और बाड़मेर, बिल्कुल जालोर और बाड़मेर। दोस्तों 2 जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है नर्मदा नहर के द्वारा। दोस्तों दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नर्मदा नहर कौन से बांध से निकाली गई है, तो कौन सा बांध होगा, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो नदी कौन सी होगी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के जालोर और बाड़मेर को पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये नर्मदा नहर राजस्थान की एकमात्र नहर है, एकमात्र नहर है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई को अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल दोस्तों यहां पर बूंद बूंद सिंचाई को अनिवार्य किया गया है। राजस्थान की एकमात्र नहर है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई को अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल यहां पर खुला पानी से सिंचाई नहीं की जा सकती, केवल और केवल बूंद बूंद से सिंचाई की जा सकती है, केवल फव्वारों के द्वारा, फव्वारा पद्धति जिसको अपन कहते हैं, फव्वारा द्वारा यहां पर सिंचाई की जा सकती है। बाकी यहां पर खुले पानी से सिंचाई नहीं हो सकती, खुले पानी से यहां पर सिंचाई, बिल्कुल बूंद बूंद सिंचाई को महत्व दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी नहर है जिसके द्वारा बूंद बूंद सिंचाई को अनिवार्य किया गया है, तो नहर होगी कौन सी, नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर द्वारा जालोर और बाड़मेर को पानी की आपूर्ति की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं नर्मदा नदी की अन्य विशेषताएं। बिल्कुल दोस्तों नर्मदा नदी की अन्य विशेषता के बारे में अगर अपन बात करते हैं, दोस्तों ये पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर किससे निकलेगी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों,
बिल्कुल सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, और इसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। दोस्तों ये, हाँ, भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है दोस्तों, बिल्कुल भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और यह प्रश्न भी सीधा से एग्जाम में आता है कि नर्मदा नदी, हाँ, कौन सी घाटी से होकर के बहती है? तो नाम आएगा भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। बिल्कुल दोस्तों, नर्मदा नदी जो है ये एस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी एस्चुरी व ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, तो प्रश्न आता है कौन सी नदी एस्चुरी व ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी होगी? नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो नाम आएगा नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। बिल्कुल दोस्तों, दो नदियां हैं ऐसी, एक नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, और दोनों की दोनों नदियां जो है वो एस्चुरी और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। बिल्कुल, ताप्ती नदी जब पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, बिल्कुल दोनों नदी है मुस्कान जी, बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां ऐसी हैं जो ज्वारनद मुख और भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल विजय मीणा जी, बिल्कुल थैंक यू आपको विजय मीणा जी, बिल्कुल थैंक यू आपको। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इसी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। बिल्कुल इसी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा, इसी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। तो ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। बिल्कुल बिल्कुल राजूराम भांबू जी, बिल्कुल गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। बिल्कुल कविता चौधरी जी, हाँ दोस्तों, इसके द्वारा नर्मदा नदी के द्वारा सर्वाधिक लाभ जो है वो गुजरात को मिलता है, सबसे ज्यादा लाभान्वित गुजरात होता है, इसलिए गुजरात की जीवन रेखा इसको कहते हैं। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर की बात करते हैं, किनारे बसे शहर की बात करते हैं, तो दोस्तों नाम आएगा भरौच। दोस्तों भरौच जो है, ये भरौच गुजरात का भरौच जो शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात का भरौच जो शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल भरौच बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, भरौच भरौच भरौच। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सभी का सही। हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप यहां तक, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे इसका दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी की सारी। हाँ, और दोस्तों मैं आपको भारत के मैप मानचित्र में एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि किस दिशा की तरफ बहती है और कहां से निकलती है और कैसे बहती है। दोस्तों मानचित्र में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये भारत है और भारत में, बिल्कुल दोस्तों भारत, और भारत में यहां से निकलती है ये, और ये अमरकंटक की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश में यहां से निकल करके और दोस्तों इस प्रकार से बहते हुए ये नर्मदा नदी है। नर्मदा दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, जहां से निकलती है वहां से पश्चिम की ओर बहती है।
ये पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए इस खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ये बिल्कुल खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, हाँ स्टेट की बात करें, हाँ जो है अजमेर जी स्टेट एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेटों में बहती है ये। हाँ बिल्कुल 3 स्टेटों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेटों में बहती है। अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जोया जी। हाँ दोस्तों यहां पर ये जब समुद्र में गिरती है तो यहां पर मैंने एक नाम आपको बताया है, ज्वारनद मुख या एस्चुरी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है। बिल्कुल एस्चुरी का निर्माण करती है ये। बिल्कुल दोस्तों, अब ये एस्चुरी क्या होती है, ज्वारनद मुख क्या होता है वो देखते हैं। दोस्तों यहां पर क्या है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं यहां पर, और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां यहां पर एकदम बिल्कुल खड़ा ढाल है, बिल्कुल खड़ा ढाल है पश्चिमी घाट में, यहां पर बिल्कुल खड़ा ढाल है एकदम से। दोस्तों तो होता यह है कि जितना भी नर्मदा नदी के द्वारा जितना भी मलबा बहा करके लाया जाता है, वो मलबा समुद्र के किनारे जमा नहीं किया जाता, और इसलिए दोस्तों ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और जितना भी मलबा होता है उसको सीधा सा ले जाकर के समुद्र में धकेल देती है, पूरा का पूरा समुद्र में ले जाकर के धकेल देती है। और जहां पर ये इसका मुहाना होता है, जहां पर मलबा पानी में धकेल दिया जाता है, वहां पर बिल्कुल इसका मुहाना जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल एक गहरी सी घाटी बन जाती है, और उस गहरी सी घाटी को नाम दिया जाता है ज्वारनद मुख या एस्चुरी। बिल्कुल हाँ, उमेजी खाड़ी कहते हैं वह जल भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, वह जल भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो उसको खाड़ी कहते हैं। जैसे इधर स्थल भाग है, ये स्थल भाग है, और इधर स्थल भाग है, और ये बीच में जल भाग है, एक तरफ से जल से जुड़ा हुआ है, तो नाम देंगे इसको खाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। हाँ, और दोस्तों अगली नदी के बारे में बात करते हैं, तो अगली नदी का नाम आता है, और नदी का नाम है ताप्ती नदी। बिल्कुल दोस्तों, ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है, उद्गम की बात करें दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत का नाम आए तो सतपुड़ा पर्वत, जगह का नाम आए तो मुलतई, जिले का नाम आए तो बैतूल, और राज्य का नाम आए तो मध्य प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम में कोई सी भी चीज प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। हाँ, कहां से निकलती है ताप्ती नदी, कहां से निकलती है, तो पर्वत की बात करें सतपुड़ा पर्वत, जगह का नाम करें, नाम आए तो मुलतई नाम के स्थान से, बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। बिल्कुल बैतूल। हाँ दोस्तों, यहां से फिर इसका प्रवाह होता है, यह भी 3 स्टेटों में बहती है। नंबर 1 मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में गुजरात। बिल्कुल दोस्तों, और गुजरात में बहने के बाद में, हाँ बिल्कुल गुजरात, और गुजरात में बहने के बाद में दोस्तों इसका भी विसर्जन हो जाता है, विसर्जन इसका भी होता है खंबात की खाड़ी। और दोस्तों खंबात की खाड़ी पड़ती है किसमें, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी आप।
बिल्कुल दोस्तों 724 किलोमीटर, सभी की सही, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। दोस्तों बांध की बात करते हैं या परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, ताप्ती नदी पर दो परियोजना यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक परियोजना है उकाई परियोजना, और ये ताप्ती नदी पर बनी हुई है दोस्तों। और दूसरी परियोजना है ककरा पाड़ा परियोजना। दो बहुउद्देश्य परियोजना दोस्तों इस नदी पर, दो बहुउद्देश्य परियोजना है। हाँ, दो बहुउद्देश्य परियोजना है और दोनों के दोनों दोस्तों गुजरात में है। उकाई ये भी गुजरात में और ककरापाड़ा ये भी गुजरात में। बिल्कुल दोनों के दोनों जो है वो गुजरात में। बिल्कुल हाँ दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि ये ताप्ती जो नदी है ये भी पश्चिम दिशा की ओर बह, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है ताप्ती। और दोस्तों ये भी एस्चुअरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। एस्चुअरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है दोस्तों। बिल्कुल। और दोस्तों ये नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी की सभी। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल पहली नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है। बिल्कुल हाँ परवीन जी, परवीन सिंह जी राठौड़, बिल्कुल थैंक यू आपको। हाँ बिल्कुल भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। बिल्कुल दोस्तों, और मिटा रहा हूं मैं इसको। दोस्तों यहां पर सूरत नदी के किनारे, बिल्कुल दोस्तों एक किस्म में आपसे पूछ रहा हूं, बताएंगे कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आंसर बताएंगे, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हाँ विजयपाल जी मीणा, बिल्कुल अनिल, बिल्कुल सूरत, सूरत दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। एन राठौड़, कीर्ति, बिल्कुल संजय सैन, बिल्कुल सभी का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। सूरत जो शहर है गुजरात का, सूरत, गुजरात का सूरत शहर जो है दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत। बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर, सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों। दोस्तों अगली नदी अपन बात करेंगे और नदी का नाम है साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती नदी। बिल्कुल दोस्तों, साबरमती नदी के उद्गम की बात करते हैं दोस्तों। इस नदी का उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम होता है पदराड़ा गांव। और दोस्तों ये पदराड़ा गांव पड़ता है उदयपुर में, और उदयपुर है, उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में दोस्तों। उदयपुर राजस्थान में पदराड़ा गांव से निकलती साबरमती नदी। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में इसका प्रवाह है, दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात,
दो राज्यों में बहती है ये, बिल्कुल दोस्तों दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद में दोस्तों इसका भी विसर्जन होता है। विसर्जन की बात करें तो इसका विसर्जन भी होता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और बिल्कुल दोस्तों खंबात की खाड़ी ये भी अरब सागर का भाग है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में बहती है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ प्रवीण जी, मेरी क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती है, 9 से 10 क्लास रहती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसकी लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, यहां पर राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में दोस्तों मात्र इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, बिल्कुल 416 है। हाँ संतोष जी बिल्कुल, सोनी कुमार जी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सुमन जी, राजस्थान में बिल्कुल 45 किलोमीटर, राजस्थान में 45। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यादव भागलपुर जी, 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है ये। उसके बाद में बाकी जो शेष लंबाई है वो गुजरात में है। हाँ किनारे बसे हुए शहर की बात करते हैं, किनारे बसे शहर की बात करते हैं दोस्तों। दो बड़े शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, एक नाम है गांधीनगर और दूसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद दोस्तों दोनों के दोनों गुजरात में हैं। दोनों बड़े शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, बिल्कुल गांधीनगर और अहमदाबाद। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल गांधीनगर अहमदाबाद। बिल्कुल साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर और बिल्कुल राजूराम बांबू, बिल्कुल गांधीनगर यहां पर बसा हुआ है। हाँ दोस्तों इसका स्क्रीन शॉट लेंगे आप। बिल्कुल दोस्तों, साबरमती जो नदी है यह गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है, गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। बिल्कुल गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है तो नाम आएगा कौन सी? साबरमती नदी दोस्तों। इसी के किनारे, इसके किनारे, इसके किनारे गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों, बिल्कुल साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा, बिल्कुल इसी नदी के किनारे। बिल्कुल साबरमती आश्रम की स्थापना। हाँ बिल्कुल प्रश्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण, यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, और यह आंसर सभी को देना है। राजपूत जी, राजस्थान में 45 किलोमीटर है वैसे तो, बाकी 45 और 46 में कोई अंतर नहीं है, इन लंबाइयां फिक्स नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, मैंने प्रश्न यहां पर ध्यान से सुनेंगे, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1915, 1915, 1916। यादव भागलपुर जी 1916 बता रहे हैं। पूनम जी 1915। संजय सैन 1929। कहां जा रहे हो आप? राम किशोर जी 1915। बिल्कुल दोस्तों, विनोद नायक जी 1929 तो आपका गलत है, बिल्कुल हाँ 1915 दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं आपको, हाँ बिल्कुल दोस्तों, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों 1915 में की गई थी। हाँ बिल्कुल 1915 में दोस्तों, जब बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत में आए, हाँ 1915 में, उसी टाइम पर यहाँ आकर के इन्होंने अपना निवास स्थान इसको बना लिया था, साबरमती आश्रम को। तब से 1915 से इसकी स्थापना मानी जाती है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये थी साबरमती नदी। स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, बिल्कुल।